तो चलिए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, विच इज यूनिट्स एंड डायमेंशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी चैप्टर है। और बढ़ते हैं इसमें आगे। तो व्हाट इज फिजिक्स बेसिकली। स्टार्ट करने के लिए फिजिक्स जो सब्जेक्ट बना था, ये बना था टू डिस्क्राइब लॉज ऑफ नेचर। जो नेचर के लॉज हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो सब्जेक्ट है, या जिस सब्जेक्ट में हम लॉज ऑफ नेचर पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं फिजिक्स। लॉज ऑफ नेचर कैसे? हम धरती पे किसी पार्टिकल को छोड़े वो नीचे गिरता है, नीचे ही क्यों गिरता है? जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो अर्थ सन के अराउंड क्यों रिवॉल्व करती है? मून अर्थ के अराउंड क्यों रिवॉल्व करता है? झरने से पानी नीचे गिरता है। ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीजें, करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, बहुत सी जो लॉज ऑफ नेचर हैं, उन सबको जो हम पढ़ेंगे वो किस सब्जेक्ट की मदद से पढ़ेंगे? फिजिक्स की मदद से पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये सब्जेक्ट है ही क्यों? टू डिस्क्राइब लॉज ऑफ नेचर। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा 2 साल का सफर। एंड तो अब जब हमने फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है, तो जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमें कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, तो जो मोशन के बारे में पढ़ेंगे तो हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम। देन हम न्यूटन लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें हमें क्या चाहिए? फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। लिक्विड्स पढ़ेंगे तो उसमें प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए। तो जब हम किसी पर्टिकुलर फिनोमिना को पढ़ेंगे तो तब हमें कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो चार्ज के बारे में बात होगी। ठीक है ना? तो हमेशा कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा जाएगा तो हमें हमेशा कुछ नई फिजिकल क्वांटिटीज के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, उनके बारे में बताया जाएगा, उनके बारे में समझाया जाएगा। एंड ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी मदद से हम फिजिक्स को पढ़ेंगे, लॉस को पढ़ेंगे, ये दो तरह की होती है। फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, एंड सेकंड आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो नाम से क्लियर हो रहा होगा, वो क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, दे आर फंडामेंटल। फिर से करेंगे आगे इसको। एंड जो फंडामेंटल से डिराइव होंगी, दे ऑल आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो पहली बात, जो फिजिक्स है वो क्या करेगा? लॉज ऑफ नेचर को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है। तो लॉज ऑफ नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सी, जब भी हम कोई नई चीज पढ़ेंगे, नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो हमें क्या जरूरत होगी? कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की, विच आर ऑफ टू टाइप्स। फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, एंड डेराइव। तो अब फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन करते हैं। व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज? These are those quantities which are independent of all other quantities, जो बाकी सारी क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट है, and they do not require the help of any other physical quantity for their definition। यानी वो फिजिकल क्वांटिटीज जो सारी क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट है, बेसिक है, जिनको डिफाइन करने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती, दे आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे एक लैंग्वेज आप ले लो, तो लैंग्वेज में जो ए टू जेड है, दे आर फंडामेंटल अल्फाबेट्स। उनकी मदद से हम पूरी लैंग्वेज बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं। बट जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं वो तो डिफाइंड है ना, वो तो फंडामेंटल है। तो ये उस तरह की क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल, जिनको किसी और की जरूरत नहीं है डिफाइन करने के लिए। एंड इनकी मदद से हम सारी फिजिक्स बनाएंगे और सारी अदर क्वांटिटीज बनाएंगे। वो एक अलग बात है। जो बाकी क्वांटिटीज बनेंगी, all other quantities which are derived by suitable multiplication or division of different powers। आहिस्ता से दोबारा बोलते हैं। all other quantities that can be derived by suitable multiplication और डिवीजन, या उनको डिफरेंट पावर्स देनी, किसको? फंडामेंटल क्वांटिटीज को, वो होंगी डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? वो बेसिक क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके लैंग्वेज के अल्फाबेट्स हो गए, हिंदी में क ख ग, पंजाबी में उड़ा एड़ा, दीज आर फंडामेंटल। और उनकी मदद से जो हम जैसे वर्ड्स बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं, तो यहाँ पे जिन फंडामेंटल क्वांटिटीज से जो बाकी सारी क्वांटिटीज हम बनाएंगे, उनको बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज।
तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को एब्सोल्यूट क्वांटिटीज भी बोला जाता है। तो दूसरा नाम क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज का? एब्सोल्यूट क्वांटिटी। ठीक है। तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, आपको याद रखना है। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। फर्स्ट इज मास, सेकंड इज लेंथ, थर्ड इज टाइम। तो पहली तीन कौन सी है, ये ज्यादा काम आएंगी इनिशियली हमारे, मास, लेंथ, टाइम। देन चौथी इज करंट, पांचवा इज टेम्परेचर, छठवां इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड सातवां इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? बेसिक क्वांटिटीज जो सीधी सीधी डिफाइन की गई हैं, जो बेसिक हैं, जो एब्सोल्यूट है। कितनी है? 7। याद करें, मास, लेंथ, टाइम। पहले तीन याद करें, क्या है? मास, लेंथ, टाइम। फिर अगली दो याद करें, करंट, टेम्परेचर। ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, देन इज करंट, देन इज टेम्परेचर, देन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। एक सेकंड पॉज करके इनको याद करें, इनकी डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ें, एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन भी पढ़ें। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? बेसिक क्वांटिटीज। ठीक है, और कितनी है? 7। आपको याद करनी है। और इनकी मदद से जो सारी बाकी क्वांटिटीज बनेगी, दे आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, स्पीड, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, सो डिस्टेंस इज लेंथ एंड टाइम इज टाइम। तो डिस्टेंस और जो आपका टाइम है, दे आर फंडामेंटल। तो लेंथ और टाइम को डिवाइड करके हमें स्पीड मिलता है। स्पीड इज डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। वो फर्दर फिर हमने उसको डिराइव कर लिया। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट विच इज लेंथ अपॉन टाइम, तो नीचे टाइम का स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ रहे हो? व्हाट इज फोर्स? इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो फंडामेंटल है, एक्सेलरेशन इटसेल्फ डिराइव्ड है। बात है, समझे? लेकिन सबको हम ले जा सकते हैं फंडामेंटल। एक्सेलरेशन को जैसे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, तो मास फंडामेंटल हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ फंडामेंटल हो जाएगी, टाइम इज फंडामेंटल। ठीक है। तो उनको मल्टीप्लाई करके, उनको सूटेबल पावर्स देके हम क्या बना लेते हैं, और क्वांटिटीज विच आर नोन एज, क्या बोलते हैं इनको, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें बहुत सारी क्वांटिटीज की जरूरत है, बिकॉज हमने कोई कोई नया चैप्टर आया, हीट का चैप्टर आया, तो उसमें टेम्परेचर की बात की जाएगी। ठीक है। देन आपका लिक्विड्स आया, उसमें सरफेस टेंशन, प्रेशर, उसकी वेलोसिटी, एनर्जी, इन सब की बात की जाएगी। ठीक है। सो वहां पे हर जगह नई नई क्वांटिटीज होंगी, दे दे आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है। एंड फंडामेंटल कौन सी हैं? जो फंडामेंटल हैं, जो एब्सोल्यूट हैं, जो बेसिक हैं, जिनको डिफाइन करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। और 7 फंडामेंटल। तो फंडामेंटल की डेफिनेशन कौन सी 7 है, एंड डिराइव्ड की डेफिनेशन एक बार अच्छे से पढ़ें। अगर कुछ नहीं समझ लगा तो मेरे से पूछें, फिर आगे बढ़ें। तो चलिए, नेक्स्ट होता है सिस्टम ऑफ यूनिट। तो पहली चीज है कि हमें यूनिट्स की जरूरत क्यों है। अब बात को समझें। लेट से आपको बोला जाए कि शॉप से शुगर ले आओ 5, आगे कुछ मेंशन ना किया जाए। ठीक है ना, या आप शॉपकीपर के पास जाएं और आप बोलें कि हमें शुगर दे दो, और अब सिर्फ 5 बोले, तो 5 से बिल्कुल क्लियर नहीं होगा कि 5 ग्राम है कि 5 केजी है, कि लेट से ऑब्वियसली 5 दाने तो नहीं होंगे, बट स्टिल कोई क्लैरिटी नहीं है कि 5 पैकेट है। बात समझ रहे हो? तो हमें किसी नंबर से किसी चीज का मैग्नीट्यूड नहीं पता लगता, उसके साथ उसकी यूनिट भी होनी चाहिए। ठीक है ना, जब हम चीजों को मेजर करते हैं, तो मेजर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। लेट से हम डिस्टेंस बोले कि आप उस डायरेक्शन में 10 जाओ, क्या 10 जाओ? स्टेप्स जाओ, मीटर जाओ, कि किलोमीटर जाओ? जैसे ही आप उसके पीछे मीटर लिखेंगे या आप किलोमीटर लिखेंगे, तो डिस्टेंस डिफाइन हो जाएगा। तो पहली बात है कि हमें यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? टू मेजर। अगर आपने क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना है, तो आपको किसकी जरूरत रहेगी? हमेशा यूनिट्स की जरूरत रहेगी। ठीक है। और दूसरी बात, ये इवन कंपैरिजन के काम आएगी। आप ऐसे नहीं कह सकते जलंधर से जो दिल्ली है वो एज कंपेयर टू लुधियाना दूर है, तो दूर तो आगरा भी है।
ठीक है ना, आपको कंपैरिजन करना है कि डिस्टेंस जलंधर और लुधियाना का इज लेट्स से 70 किलोमीटर एंड दिल्ली का इट इज 365 किलोमीटर। तो बहुत सही कंपैरिजन तभी होगा जब हम क्या डिफाइन करेंगे, यूनिट। तो हमें यूनिट्स की पहली बात जरूरत क्यों होती है, टू मेजर एंड सेकेंडली टू कंपेयर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए यूनिट्स को डिफाइन करना है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज तो खैर 7 है, लेकिन जब 1960s के अराउंड ये डिसाइड किया गया कि इंटरनेशनली एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स होना चाहिए जिसमें लोगों को, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ट्रेड में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ताकि कोई रिसर्च पेपर कर रहा है तो उसमें कंफ्यूजन ना हो, किसी ने रिसर्च करी, उसने एक सिस्टम ऑफ यूनिट में कर दी, दूसरा उसको कन्वर्ट करने में ही परेशान है। तो ये डिसाइड किया गया कि इंटरनेशनली हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाना चाहिए। एंड हमें जो यूनिट्स डिफाइन करनी है वो हमें मालूम है, सारी दुनिया को मालूम था, फंडामेंटल के लिए डिफाइन की जाएंगी। तो वहां पे ऑलरेडी ही उस टाइम पे दुनिया में कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स चल रहे थे, ठीक है ना, कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स चल रहे थे। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट एफपीएस चल रहा था, ये ब्रिटिश में बहुत पॉपुलर था। ब्रिटिश साइड पे जो डिस्टेंस था उसको फीट में मेजर करते थे, मास को मेजर करते थे पाउंड में, एंड टाइम को मेजर करते थे सेकंड्स में। तो ये सिस्टम ठीक था, बहुत पॉपुलर था, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये मैट्रिक नहीं है। यानी इसमें 10 के मल्टीपल पे नहीं आता। जैसे 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, पाउंड का भी जो कैलकुलेशन होती है वो 10 के मल्टीपल पे नहीं होती। तो ये सिस्टम बहुत फेमस था, लेकिन इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, बिकॉज ये मैट्रिक नहीं था। इसमें जो क्वांटिटीज थी वो 10 के मल्टीपल में नहीं थी। एक और सिस्टम ऑफ यूनिट चलता था विच इज सीजीएस सिस्टम। इसको गॉसियन सिस्टम भी कहते थे। इसमें डिस्टेंस मेजर होता था सेंटीमीटर में, मास मेजर होता था ग्राम में, एंड टाइम मेजर होता था सेकंड्स में। इस सिस्टम की क्या प्रॉब्लम थी, ये बहुत छोटा था, जो इसके यूनिट्स थे वो बहुत स्मॉल थे, इसलिए इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं किया कि डिस्टेंस सेंटीमीटर में बहुत छोटा हो जाएगा और मास जो ग्राम में है वो बहुत छोटा हो जाएगा। तो दो ऐसे सिस्टम ऑलरेडी थे जब इंटरनेशनल सिस्टम बनाना था, एक एफपीएस एक सीजीएस, जो बहुत पॉपुलर थे। लेकिन एफपीएस क्यों रिजेक्ट हुआ, उसको इंटरनेशनली क्यों नहीं माना गया, बिकॉज वो मैट्रिक नहीं था, और सीजीएस बहुत छोटा था। और एक और सिस्टम जो दुनिया में उस समय बहुत पॉपुलर था वो था एमकेएस सिस्टम। इसमें डिस्टेंस को मेजर किया जाता था मीटर में, एंड मास को मेजर किया जाता था किलोग्राम, और टाइम को सेकंड्स में। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम यूनिट्स को समझ रहे हैं। पहले हमने समझा यूनिट्स की जरूरत क्यों है, ठीक है। फिर हमने कहा कि यूनिट्स को जब डिफाइन करना पड़ेगा तो किन के लिए करना पड़ेगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिर हम पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, जो ऑलरेडी दुनिया में जब इंटरनेशनल एक सिस्टम ऑफ यूनिट बना, तो ऑलरेडी कुछ यूनिट्स के सिस्टम पॉपुलर थे। आज भी जैसे हमारे यहाँ पे लैंड की मेजरमेंट्स मरले में होती है, कहीं फीट में होगी, कहीं गज में होगी, तो अलग अलग है बेसिकली। लेकिन जब आपको रिसर्च करनी है, ट्रेड करना है, तो आपको एक सिस्टम ऑफ यूनिट चाहिए। और ऑलरेडी कुछ चल रहे थे, जिसमें हमने बात करी एफपीएस मैट्रिक नहीं था, सीजीएस छोटा था, लेकिन एमकेएस एक ऐसा सिस्टम था जो वहां उस टाइम पे लोगों को पसंद आया कि डिस्टेंस किलोमीटर की तरह बहुत बड़ी यूनिट नहीं है मीटर, और सेंटीमीटर की तरह बहुत छोटी नहीं है, ठीक है। मास इन किलोग्राम से गुड, ग्राम बहुत छोटा हो जाता है, एंड समय के लिए सेकंड। तो यहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि ये एमकेएस सिस्टम सही है, इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और जो हमें जरूरत थी यूनिट्स की, वो हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए जरूरत थी। तो एमकेएस सिस्टम को उठाया, ये सोचा गया कि इंटरनेशनली अब मास को किलोग्राम में मेजर करेंगे, लेंथ को मीटर में, एंड टाइम को सेकंड्स में। तो वहां तो 3 ही डिफाइंड थे, बाकी फिर खुद से डिफाइन किए गए। एंड करंट के लिए चूज किया गया एम्पियर, टेम्परेचर के लिए चूज किया गया केल्विन,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैंडेला। तो एमकेएस सिस्टम की 3 वैल्यूज उठा ली और बाकी 4 फंडामेंटल के लिए डिफाइन की गई और इस सिस्टम का नाम रखा गया एस आई सिस्टम। दैट मीन्स आई फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको बोलते हैं एस आई यूनिट्स। तो ये डिसाइड किया गया इंटरनेशनली जो सिस्टम रिकॉग्नाइज किया जाएगा दैट इज एस आई सिस्टम, जिसमें 3 वैल्यूज एमकेएस की उठाई, बाकी 4 को डिफाइन किया गया और नाम दिया गया एसआई यूनिट्स या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो नेक्स्ट इज डायमेंशन ऑफ अ क्वांटिटी। किसी क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होती है वो हमें समझना है। पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको समझाता हूं, फिर मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊंगा। पहले थोड़ा आराम से हमें समझना है। द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच units of base quantities are raised to represent a derived unit of that quantity। डेफिनेशन पहली बार सुनोगे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगेगी एंड मीनिंग मैं आपको समझाता हूं, फिर आपको बड़ी आसानी से समझ लग जाएगा। देखिए जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इनका यूनिट्स हमें पता है सबकी, ठीक है। इनकी जो डायमेंशन रिप्रेजेंट होती है, मास की जो डायमेंशन रिप्रेजेंट होती है वो कैपिटल एम से करते हैं, ठीक है। मास को हम डायमेंशनली किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एम, ठीक है। लेंथ का क्या सिंबल रहेगा? कैपिटल एल। टाइम का रहेगा टी। ये 3 हमारे ज्यादा काम आएंगे इनिशियली क्लास 11th में, बाकी ये 12th में काम आना शुरू होते हैं बाकी 4। सो मास किससे रिप्रेजेंट होगा? एक बार सुने फिर आपको समझ लग जाएगा। एम से। लेंथ किससे होगी? एल से। टाइम होगा टी से। अब मैं पहले इन्हीं 3 से डायमेंशन आपको लिखनी सिखाता हूं, देखिए कैसे। लेट्स से जो स्पीड का फॉर्मूला है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी विच इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड के न्यूमरेटर में डिस्टेंस है, जो कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है? लेंथ। और टाइम इसके डिनोमिनेटर में है, वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। यानी स्पीड की डायमेंशन क्या हुई, इसको ऐसे लिखते होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, मास इसमें नहीं है यानी स्पीड एक ऐसी डिराइव्ड क्वांटिटी है जिसमें मास प्रेजेंट नहीं है, तो m की पावर 0 आएगी। l की पावर न्यूमरेटर में आएगी 1 और t की पावर डिनोमिनेटर में है तो -1। ये इसकी डायमेंशन बनी। तो डायमेंशन हमें ये बताती है कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटीज कहां कहां प्रेजेंट है और किस पावर में प्रेजेंट है। समझे बात? जैसे m की पावर 0 दैट मीन्स स्पीड में मास नहीं प्रेजेंट। l की पावर 1 दैट मीन्स लेंथ प्रेजेंट है विद पावर 1 इन न्यूमरेटर। एंड टाइम की पावर -1 यानी टाइम की भी एक ही पावर है लेकिन डिनोमिनेटर, ठीक है। सो दिस इज नोन एज, जो हम ये लिखते हैं इसको बोलते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये हमने किसकी डायमेंशन लिखी? स्पीड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से एक्सेलरेशन तो इट इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। अभी हम शॉर्ट में फॉर्मूले कर रहे हैं, या वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। तो न्यूमरेटर में डिस्टेंस इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास तो देखो एक्सेलरेशन में है नहीं। डिस्टेंस इज लेंथ पावर 1, टाइम डिनोमिनेटर में -2, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या हो जाएगी? m0 l1 t -2। यानी इसमें मास प्रेजेंट नहीं है, लेंथ न्यूमरेटर में एक बार ही प्रेजेंट है, टाइम डिनोमिनेटर में 2 पावर में प्रेजेंट। तो ये उसकी होती है डायमेंशन, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज डायमेंशन? तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स, ये पावर्स हैं, to which units of base quantities कौन सी होगी? फंडामेंटल, are raised so as to represent derived unit of that quantity। तो डेफिनेशन अलग चीज है, और लेकिन अगर आप समझें तो इस तरह से हम किसी की डायमेंशन लिखते हैं और ये उसका मीनिंग होता है। तो जो डायमेंशंस के सिंबल हमने डिफाइन किए थे, मास का m, लेंथ का l, टाइम का t। करंट की डायमेंशन का जो 12th में ज्यादा काम आएगा, कैपिटल ए, एम्पियर।
टेम्परेचर का आइदर केल्विन और थीटा, कोई भी यूज कर लेते हैं, तीन इट इज फॉर टाइम। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, एमओ एल या एमओ एल दोनों आप लिख सकते हैं। एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट सी डी। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उसकी यूनिट्स हमें याद होनी चाहिए एसआई सिस्टम में। और फंडामेंटल क्वांटिटीज के जब हम डायमेंशन लिखेंगे तो डायमेंशन के सिंबल क्या है? मास का एम, लेंथ का एल, टाइम का टी, करंट का कैपिटल ए, टेम्परेचर का केल्विन के और थीटा, एंड मोल का एमओएल या एमओएल ई दोनों लिख सकते हैं आप, एंड कैंडल लाइट सी। ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या है कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमें क्वांटिटीज की जरूरत है। क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, फर्स्ट इज फंडामेंटल एंड सेकंड इज डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? जो बेसिक है, जिनको डिफाइन करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। और उन फंडामेंटल जो कि साथ हैं उनकी मदद से जो सारी क्वांटिटीज बनेंगी दे आर डिराइव्ड। ठीक है। साथ हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है। दूसरा, हमें यूनिट्स की जरूरत है। यूनिट्स की जरूरत क्यों है? टू कंपेयर एंड टू मेजर, बेसिकली टू मेजर एंड टू कंपेयर। चीजों को मेजर करने के लिए एंड कंपेयर करने के लिए हमें यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो यूनिट्स के लिए भी एक सिस्टम बनाया गया जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज हो। उसमें हमने यूनिट्स डिफाइन करी फंडामेंटल। ठीक है। वो सातों हमें वैल्यूज याद रखनी है, यूनिट्स याद रखनी है। इसको बोलते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और जिस तरह से फॉर्मूला बन रहा है उसी तरह से हम उसकी यूनिट बना लेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन को हमने डिफाइन किया, एम एल टी ए ये सब के साथ। ठीक है। और जिस तरह से डिराइव्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखेंगे उसी तरह से फिर हमें पता लग जाएगा कि उसमें मास प्रेजेंट है कि नहीं है तो कितनी पावर में, लेंथ प्रेजेंट है कि नहीं है, अगर है तो कितनी पावर में है। ठीक है। टाइम प्रेजेंट है कि नहीं है और कितनी पावर में है, ये होती है उसकी डायमेंशन। अब हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को लिखना सीखेंगे अच्छे से। ठीक है। तो चलिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मूला, डायमेंशन, यूनिट लिखना सीखते हैं। सबसे पहले एरिया। एरिया का कोई एक फॉर्मूला लिख लें। लेट्स से एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और फॉर्मूले से हम डायमेंशन बनाना सीखेंगे। फिर इस चैप्टर में उसकी एप्लीकेशन करेंगे और डायमेंशन और फॉर्मूले से यूनिट लिखना भी सीखेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब आप फॉर्मूले में देखिए, क्या इसमें मास है? नहीं, इसमें मास नहीं है। तो m की पावर आएगा 0। लेंथ इज फंडामेंटली लेंथ एंड ब्रेड्थ इज ऑल्सो लेंथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेंथ का स्क्वायर। और इसमें टाइम भी प्रेजेंट नहीं है। तो एरिया की डायमेंशन आ जाएगी m0, l2 एंड t0। अब चाहे आप डायमेंशन को देख लें, बेस्ट होता है डायमेंशन को देख लें। मास और टाइम नहीं है, लेंथ का स्क्वायर है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर स्क्वायर और एसआई सिस्टम में मीटर। नेक्स्ट करते हैं वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम? इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अगेन मास नहीं है प्रेजेंट, लेंथ 3 बारी प्रेजेंट है और समय भी प्रेजेंट नहीं है। तो इसकी सीजीएस यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब और एसआई हो जाएगी मीटर। हमें टेक्निकली फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले से हम अब सीखेंगे डायमेंशन लिखना। भाई सब क्वांटिटीज की डायमेंशन रटने थोड़ी बैठ जाएंगे, फॉर्मूले से लिखना सीखेंगे। फॉर्मूला याद रखेंगे और डायमेंशन हमारे पास आ गई, चाहे फॉर्मूला हमारे पास है, उससे हम यूनिट लिखना सीखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज स्पीड और वेलोसिटी। ये तो हमने अभी करा ही था। चाहे इसको लिख लें डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाहे इसको लिख लें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डायमेंशनली लेंथ होती है, मास इसमें प्रेजेंट नहीं है। डिस्टेंस क्या होता है? इट इज लेंथ। एंड टाइम क्या होता है? टी। डिनोमिनेटर में तो -1। तो यूनिट क्या हो जाएगी? सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर सेकेंड -1, जिस तरह से डायमेंशन है उसी तरह से लिखें। और एसआई में मीटर सेकेंड -1। भाई डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ तो ऊपर आ गया, टाइम है डिनोमिनेटर में तो नीचे आ गया, तो ऊपर पावर -1 हो जाएगी ना, मास तो है ही नहीं। तो डायमेंशन आ गई, डायमेंशन से क्या आ गई? यूनिट। ठीक है। एक और करते हैं लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स। ठीक है। इसका आपको फॉर्मूला याद करना है।
पहली बात, लीनियर मोमेंटम और इंपल्स अलग अलग चीजें हैं, लेकिन डायमेंशनली सेम है। अब बहुत बच्चों को क्यूरियोसिटी आती है, नए नए हम 11th में आते हैं कि बताओ लीनियर मोमेंटम क्या है, नेक्स्ट उनके बारे में तो हमने पूरे 2 साल पढ़ते रहना कि किसी चैप्टर में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी, नेक्स्ट में नेक्स्ट वाली आएंगी, तो इनके बारे में तो हमें बाद में है, अभी हमें सिर्फ इनकी यूनिट्स और डिमेंशंस के बारे में सीखना। सो लीनियर मोमेंटम एंड इंपल्स ये दोनों डायमेंशनली सेम है। सो लीनियर मोमेंटम को याद रखें, इट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। किसके बराबर होता है लीनियर मोमेंटम? इट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो इसकी हम डायमेंशन लिखते हैं। सो मोमेंटम इज इक्वल टू मास into velocity. And what is velocity? It is equal to distance upon time. तो मास की पावर आ जाएगी अब देखो फॉर्मूला क्या बन गया, मास आ गया, डिस्टेंस आ गया, टाइम आ गया। तो मास की पावर तो 1 आ जाएगी, न्यूमरेटर में है, डिस्टेंस इज लेंथ एंड टाइम इज टी, तो -1 आ जाएगा। आपके सामने अगर मोमेंटम है, आप उसका फॉर्मूला याद रखें, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। एंड इंपल्स कभी आ जाए तो रफ में आप मोमेंटम का फॉर्मूला ही लिख लें, उसकी डिमेंशन चौकी निकाल लो। ठीक है, सो जब हमने उसकी डिमेंशन निकाली तो वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मास इस बार न्यूमरेटर में है, डिस्टेंस इज लेंथ और टाइम डिनोमिनेटर में। तो क्या डिमेंशन बन के आई इसकी? एम एल टी -1। अब डायमेंशन आपने लिख ली, इसको देख के यूनिट लिख लें। मास इज ग्राम, लेंथ इज सेंटीमीटर एंड इट इज सेकेंड -1। एसआई में इट इज किलोग्राम मीटर सेकेंड -1। ठीक है, तो हमने 4 अभी फिलहाल डायमेंशंस लिखी हैं। जब भी आपको डायमेंशंस लिखनी है, आपको फॉर्मूला याद करना। अब सीधी डायमेंशन रटने मत बैठ जाओ, इतनी आपसे याद नहीं होगी। अब क्या याद करोगे? फॉर्मूला। तो फॉर्मूले से हमने डायमेंशन लिखना सीखना है। जैसे कि मोमेंटम था मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब सब फंडामेंटल आ गए ना, मास इज फंडामेंटल, डिस्टेंस इज फंडामेंटल, टाइम इज फंडामेंटल। फिर वो फॉर्मूला जब फंडामेंटल में चले जाएगा, फिर आप उसकी डायमेंशन को लिखें, और डायमेंशन से हम क्या लिखते हैं? उसकी यूनिट।